इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानों के सभी सुनवाने गिरदारे की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार और इस दिन हम लाए फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो ज़रूरी है मौसम परिस्थिति समय के हिसाब से, ताकि आप उस विषय से संबंधित जो भी आपके प्रश्न आपके दिमाग में हैं या कुछ समस्या है उसका समाधान सीधे ही हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से कर सकें। और इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा धान की उन्नत किस्में व नर्सरी बिजाई में सावधानियाँ। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर जे.एन. भाटिया, जो पूर्व कृषि वैज्ञानिक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। और जब बात आई है कि जो अन्नदाता जो हमारा है, किसान है, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो इसी तरह से हमारे देश की जब रीढ़ की हड्डी की बात आई तो इस देश की एक महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है लोकतंत्र। लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र, जागरूक लोकतंत्र, यानी पूरे विश्व को पता है कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा जीवंत और जागरूक लोकतंत्र है। और उसी लोकतंत्र के भारतीय संसद चुनाव 2024 चल रहे हैं, जिसमें आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि आप अपना मतदान निष्पक्ष निर्भीक होकर दें, ताकि भारत के लोकतंत्र की जो है धाक पूरे विश्व में बनी रहे कि लोकतंत्र हो तो ऐसा हो, यानी आपका मतदान 100%, ये आवश्यक है। और दूसरी बात, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में आप तो ठंडा पानी पी लोगे, मटके का पी लोगे, फ्रिज के पी लोगे, लेकिन तस्याएँ बनाएंगे हमारे छोटे छोटे पक्षी या फिर जो घूमते हुए पशु, उनके लिए भी आप यथा कोशिश करें कि उन्हें भी पीने का पानी मिल जाए, ताकि वो भी इस गर्मी ने सहन कर सकें और अपने जीवन को लंबा चला सकें। ज़रा बातचीत नहीं करेंगे, चलेंगे स्टूडियो में और करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आप लोग बता दें कि जो फ़ोन नंबर आप लोगे वो कौन सा है। वो है 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड जरूरी है, और STD कोड कुरुक्षेत्र का है 01744। यानी आपका कोई भी प्रश्न हो, आप 01744-221-322 पे संपर्क करके अपने प्रश्न का समाधान पा सकें। तो चलें स्टूडियो में शुरू करें बातचीत। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। भाइयों, आज विक्रमी संवत 2081 बैसाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, दिन है मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकें। इसके लिए हमारा नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर ले, 01744-221-322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर ले, 01744-221-322। और आज का हमारा विषय है धान की उन्नत किस्में व नर्सरी बिजाई में सावधानियाँ। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जे.एन. भाटिया जी, पूर्व कृषि वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। वीरेंद्र भाई नमस्कार, आपको भी और सभी किसान भाइयों को भी। और डॉक्टर साहब, जैसा आप जाना है, गेहूं की फसल उठा ली किसान भैया ने? हाँ जी। या गेहूं के साथ साथ जो रबी मौसम की और फसलें थी वो उठा ली? बिल्कुल जी। उसके साथ साथ भूस वगैरह भी संभाल लिया, कबूगर लिया? हाँ जी, हाँ जी। और एक बात आ रही है, धीरे धीरे किसान भाई रुख कर रहे हैं खरीफ मौसम की जो अहम फसल है धान या दूसरी फसलों की। बिल्कुल वीरेंद्र भाई, यदि हम बात करें खरीफ फसलों की, तो इसमें जो धान एक ऐसी फसल है जो एक मुख्य फसल है। और यदि हम कुरुक्षेत्र में एरिया की बात करें तो करीबन 1 लाख सवा लाख के करीब जो है हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। और यदि हम बात करें हरियाणा की तो करीब मतलब 12 से 13 लाख हेक्टेयर में जो है इसकी खेती होती है। कहने का मतलब है बड़ी मेन मुख्य क्रॉप है हमारी जो। हाँ, और अच्छे खासे रकबे में इसकी काश्त करी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यदि हम बात करें कि भाई हमने जो नर्सरी तैयार करनी है इसके लिए, तो आपने देखा होगा वीरेंद्र भाई, हमारे जो किसान हैं अपना जो गेहूँ का जो अनाज समेट के, भूसा समेट के, उन्होंने जो है तैयारी शुरू कर दी है। हाँ, खाली खेतों की जुताई कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी ये सिफारिश करते हैं कि भाई यदि जो हमारी मतलब मोटे धान वाली जो मतलब किस्में हैं उनकी हम जो है नर्सरी की जो रोपाई है वो 15 मई से कर सकते हैं। तो आज मतलब संयोगवश जो है 15 मई है, और इस तरह से आज से मतलब जो है इसकी बिजाई हम जो है सिफारिश करते हैं एक तरह से। तो इसके लिए बहुत
कई मोटी मोटी बातें हैं जो देखो बहुत सालों से हमारे किसान जो है पनीरी तैयार कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार जो है पनीरी ख़राब हो जाती है, अच्छी किस्म की पनीरी नहीं मिलती, अच्छा बीज नहीं मिलता, या और कुछ जो आजकल नई नई मतलब जो खोजी हो रही हैं, वैज्ञानिक जो है नई नई मतलब तकनीक खोज कर रहे हैं, उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो इसलिए यदि हम जो इसमें ये चर्चा करेंगे भाई जो अच्छी पनीरी लेने के लिए जो है किसान को जो है कौन कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए। बात भी सही है डॉक्टर साहब, क्योंकि पौध की रोपाई करनी है, जो समय पे अच्छी पौध ना मिले, स्वस्थ पौध ना मिले, तो किसान भाई को नुकसान होता है। और फिर कई बार समय पे पौध नहीं भी मिल पाती, नहीं मिलती उस समय जब रोपाई का मौसम चल रहा हो, लगभग 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद। हाँ, तो इसमें सबसे पहले मोटी मोटी बातें हैं, जो सबसे पहले तो हमें बीज का वीरेंद्र भाई जो है मतलब जो इंतजाम करना है, चुनाव क्या रहे, कौन सी उन्नत किस्में लगानी है एक तरह से। क्योंकि यदि हम बात करें 3 तरह की किस्में हैं हमारे यहाँ। एक तो है अगेती किस्में हैं जो, अच्छा, दूसरा है मीडियम जो मतलब जो मध्यम किस्में है, एक है पछेती एक तरह से। तो उसी हिसाब से हमने चुनाव करना है कि यदि हम जैसे अगेती की बात करें तो ये करीबन जो है मतलब 90 दिन से लेकर 130 दिन लेती हैं जी। जो मध्यम वाली किस्में हैं वीरेंद्र भाई, वो करीबन जो हैं 140 दिन के आसपास लेती हैं, और जो पछेती हैं वो 145-155 लेती हैं। आमतौर पर इसमें जो बासमती की किस्में जो हैं हमारे यहाँ आती हैं। तो पनीरी भी यदि हमने जो तैयार करनी है उसी हिसाब से करनी है जी। हाँ, यदि मैं बताऊँ भाई जो अगेती यदि आपने किस्मों की तैयारी करनी है, उनका हम ये कह रहे हैं टाइम भाई 15 मई से लेके 30 जून तक आप कभी भी तैयार कर सकते। 15 मई से 30 जून तक। 30 जून तक, हाँ, मतलब जिसने आपने किस्में लगानी है उसी हिसाब से 10 एकड़ की एक बार लगा ली, क्योंकि एक बार तो पानी भी नहीं मिलेगा आपको, लेबर भी नहीं मिलेंगे जी जी, और पौधे एकदम बड़ी हो जाएगी, फिर गांठें पड़ जाएंगी। बिल्कुल सही है। तो मतलब 2-3 उसमें लौट में ना उस हिसाब से लगा लें जितने आगे पीछे करके लगा। हाँ, तो एक तो ये होगी भाई 15 मई से 30 जून तक आप कभी भी कर सकते हो। दूसरी मध्यम वाले की बात है जिसमें बहुत सारी किस्में हमारी और हाइब्रिड हैं, जिसमें मेनली जी ये 130-140 दिन लेते हैं तो इसको करीबन हमने जो है 15 मई से 30 मई तक ही इसकी जो है हमने करनी है, ठीक, मैंने पनीर में बिजाई। फिर जो पछेती वाली में आ गई वीरेंद्र भाई, इसमें आमतौर पे हमारी बासमती किस्में आती हैं। इनकी हम जो यदि नर्सरी में बिजाई करते हैं वो करते हैं हम 1 जून से लेके और जो है 15 जून तक। 1 जून से 15 जून तक। हाँ, ये बासमती किस्में, ये बासमती किस्में जो पछेती में आती हैं। तो ये वर्गीकरण हो गया। इसके बाद आपने ध्यान क्या क्या करना है सबसे पहले जी। सबसे पहले तो ये करना है कि आपने, मैंने बता दिया, किस्मों का चुनाव करना आपने, ठीक है। फिर मतलब जो है खेत का चुनाव करना आपने। कोशिश ये करनी है यदि आप 2-3 सालों से मतलब पनीरी ले रहे हो, उस जगह को बदल देना आपने। अच्छा, मतलब कई बार हो जाए कि एक रुझान सा बन जाए, नहीं ऊंचा खेत है, पानी तारने में सौखा रहेगा, ना वो नहीं रहेगा, उसी खेत में लगा उसका वीरेंद्र भाई पता क्या दिक्कत है, उसके नुकसान क्या है। एक तो कहीं खरपतवार हो जाते हैं, दूसरा कहीं बीमारियां हो जाती हैं, तो उनके जो है मतलब बीजाणु बढ़ जाते हैं। इसलिए 3 साल के बाद हमें जो क्षेत्र है वो चेंज कर देना चाहिए। अच्छा, आपने खेत के चुनाव की बात करी रहा। हाँ जी। कई किसान भाई क्या करते हैं, जैसे सर्दियों में रबी मौसम में बरसीम हरे चारे के रूप में लगा रखी है। हाँ जी। और अक्सर उनका प्रयास ये रहे कि बरसीन वाले खेत में जो है पौध बो है। हाँ हाँ, कि भाई उसमें खरपतवार वगैरह कम हो रहेगा या ठंडा खेत रहेगा, कुछ ऐसा भी है? नहीं, वो तो वही है मेन कारण। है तो अभी एक तो दूसरा उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा वीरेंद्र भाई, ये है पत्ता जड़ता, हाँ वो फायदा है। दूसरा मतलब उसमें ये है कि भाई जो है खरपतवार नहीं कम होंगे। हाँ। वैज्ञानिक तथ्य है वैसे उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन मतलब जो वो कर रहे हैं क्योंकि वो भी जो परंपरागत अनुभवी हैं बिल्कुल एक तरह से, ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। तो कोशिश ये करना चाहिए हमने। फिर एक खेत हमारा जो है एक सार होना चाहिए, समतल हो, लेजर लेवल जरूर खेत करना चाहिए हमने जी। क्योंकि यदि पानी इकट्ठा होगा तो नर्सरी मतलब जो है ऊंचा नीचा होगा, वो भी हमें जो है नुकसान में होगा। तो ये करना चाहिए। फिर जैसे कई बार आप बाहर से बीज लेके आए, कोई जरूर थोड़ी है वो शुद्ध बीज होगा जी, तो उसको बीज को उपचार करना बहुत जरूरी है। बीज उपचारित जरूर, हाँ, ये चीजें मतलब आपने जो है बहुत मतलब ध्यान रखनी है। खेत की जुताई 5-6 बार करनी है आपने, है जी, उसको तैयार करना है। छोटी छोटी क्यारियां बनानी है आपने। मान ये नहीं कि आपने एक एकड़ में पनीरी बो रहे हो तो एक ही किला सारा का सारा करके, उसमें कोशिश करो 2 मीटर चौड़ी और 10-10 मीटर जो है लंबी जो है क्यारियां बना ले उसमें मतलब जो है एक तो वो रहेगा, आपको पानी देने में सुविधा रहेगी एक तरह से, पौध उखाड़ने में सुविधा रहेगी एक तरह से। तो ये चीजें हमें जो है ध्यान बिल्कुल जो है देनी है। आपने एक जिक्र कराया कि बीज उपचार जरूर करना। हाँ,
अब कुछ किसान भाई अपने घर का ही बीज रख लें। हाँ मान लो अगले इस पिछले साल बोया था, झाड़ अच्छा निकल गया, बिल्कुल। और स्वस्थ बीज रहा भाई, इस खेत का बीज रख लो, ये तो अगले साल 2 की जगह 5 किलो बो। बिल्कुल, लेकिन तो इसमें वो उपचार का क्या तरीका? हाँ बिल्कुल वीरेंद्र भाई, बिल्कुल भी सका। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है बीज का चुनाव, एक होता है बीज का उपचार जी। और आम तौर पे जो हम घर का बीज यूज करते हैं वहां पर हम बीज का चुनाव करते हैं। बीज का चुनाव, उसका चुनाव का ये मतलब होता है कि उसमें सिंपल सा तरीका है, आपने 10 लीटर पानी लेना है, 10 किलो जो है बीज लेना है, 1 किलो सादा नमक लेना है और वो उस पानी के अंदर डाल देना है। धीरे धीरे बीज डाल देने हैं आपने, तो क्या होगा, जितने भी भारी बीज होंगे वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे और जितने भी बीजाणु होंगे या कीड़े होंगे या हल्के बीज होंगे, खाए होंगे, थोते होंगे, वो सारे ऊपर तैर के आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, जो ऊपर से जो कचरा वगैरह वगैरह है, बीजाणु है, उनको सबको मतलब बाहर फेंक देना है और जो नीचे आपका मतलब बीज बच गया स्वस्थ, उसको 3-4 बार पानी में अच्छी बार खंगाल ले। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कई बार यहाँ गलती कर जाता है हमारा किसान और उसमें नमक लहरा रह जाता है वीरेंद्र भाई, वो फिर जो जमाव में दिक्कत करता है। मतलब नमक का असर बीज पे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको 3-4 बार साफ पानी में धोना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम बीज का चुनाव करना। और दूसरी टर्म है बीज का उपचार करना। अब जैसे बहुत सारे बीमारियां हैं, यदि हम जैसे ब्राउन स्पॉट की बात करें, ब्लास्ट की बात करें, BLB की बात करें, ये शीत ब्लाइट की बात करें, ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो धान की फसल में आती हैं। बकाने की बात करें, हैं जी, ये सारी जो बीमारी आ रही हैं या तो बीज से आ रही हैं या मिट्टी से आ रही हैं। तो इनके लिए हमारे जो वैज्ञानिक ऐसी सिफारिश करते हैं कि हमें बीज का उपचार ज़रूर करना चाहिए वीरेंद्र भाई, यदि हमने इनसे पीछे छुटाना है। क्योंकि बाद में यदि हम जो मतलब जो प्रयास करेंगे उसमें हम इतने कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए ये यदि हम शुरू में कर लेंगे हमें सस्ता भी पड़ेगा और इफ़ेक्टिव भी रहेगा, क्योंकि बीज उपचार एक सरल, सस्ता और बड़ा मतलब जो है उगटा तरीका एक तरह से कर देगा। ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब के भी बाद में चलकर पौध रोपाई कर दी, पौध तैयार हो गया, सारा कुछ हो गया, बाद में कहते हैं अभी ये तो बीज जनित रोग है। हाँ बिल्कुल, तो अभी समय है बिल्कुल उसका। और ये हमने जो वीरेंद्र भाई नर्सरी भी चेंज करी थी ना जगह, इसका भी यही कारण था एक तरह से कि भाई जो बीजाणु उस जगह इकट्ठे हो गए थे तो उनको हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जहाँ पर उनकी मतलब जो अनुपस्थिति नहीं थी। कई बार कहते हैं कि खेतों में या मिट्टी में सूत्रकृमि वगैरह, हाँ सूत्रकृमि भी हैं बिल्कुल, निमेटोड और बहुत सारे मतलब जो बीज जनित रोग हैं, हाँ जैसे फुजेरियम से आते हैं, पीथियम से आते हैं, बहुत सारे मतलब जो कारक हैं जो आगे रोग का कारण बनते हैं। और ये क्या रहती हैं, जमीन में रहते हैं। जब भी इनको उपयुक्त नमी, उपयुक्त तापमान मिल जाता है ये अपना काम कर देते हैं। इसलिए इनकी उपस्थिति को हमने मतलब बिल्कुल नलीफाई करना है। इसको बीज उपचार करके, नमी कम करके, जगह बदल के बहुत सारे तरीके हैं जो वैज्ञानिक मतलब जो है किसानों को बताते हैं। तो बीज उपचार के लिए वीरेंद्र भाई एक सिंपल सा तरीका है। यदि एकड़ का आपने बीज उपचार करना हो, 8 से 10 किलो बीज, आपको 10 लीटर पानी चाहिए उसके लिए आपको। और उसके लिए सिंपल आपको 8 से 10 ग्राम बावस्टीन एक पाउडर आता है, कार्बोडेजम पाउडर आता है उसमें। और फिर उसके अंदर जो है फिर एक, क्योंकि कई बैक्टीरियल डिजीज भी हैं हमारे यहाँ जैसे देखा होगा आपने, जीवाणु पतंग मारी आती है, तो उसके लिए यदि हम 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वो भी डलेगा, वो भी साथ में यदि डाल दें तो सिंपल सी बात है, 10 लीटर पानी लेना हमने, 8 से 10 किलो बीज लेना हमने, 8 से 10 ग्राम बावस्टीन लेनी है और 1 ग्राम हमने बावस्टीन का जो है पाउडर लेना है। ये डाल देना है उसमें पूरे बीज में आपने, और इसको हमने कम से कम वीरेंद्र भाई 24 घंटे मतलब भिगो के रखना है इसमें। और फिर बाद में इसको जो बीज को हमने निकाल देना है। निकालने के बाद इसको जड़ने के लिए किसी भी बोरी पे वगैरह पे डाल देना है, दाब देते हैं जैसे उसमें, उस पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहते हैं। तो 24 घंटे में क्या होगा, उसमें थोड़े से अंकुर निकल जाएंगे, गुंडे निकल जाएंगे। उससे मतलब जो है आपका जर्मिनेशन जो है असर हो जाता है। तो फिर आगे हमने खेत तैयार कर लिया। इसकी 2 विधि हैं। अच्छा जी। हमारे किसान जो मतलब नहीं, खेत तो तैयार कर लिया आपने अच्छी तरह से, मतलब नर्सरी बीजने की। एक तो सूखे में बीजते हैं, एक मतलब कद्दू करके डालते हैं। दोनों विधि मतलब सही मायने में ठीक है वैसे, लेकिन अच्छे जो रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, वो कद्दी करी हुई जमीन अच्छी आती है। उसमें तो क्या हो गया, मान लिया आपने सूखे में बीजनी है, खेत तैयार कर दिया,
खेत तैयार करके पानी भर दिया आपने, पानी भर के और उसके जिस टाइम उसमें 1-2 से सेंटीमीटर पानी हो और पानी उसको बीज को आपने शाम के टाइम छिंटा दे दिया। ये तो है सूखी विधि। और जो दूसरी वीरेंद्र भाई जो कद्दू वाली विधि है जिसको गिल्ली विधि बोलते हैं, इसमें खेत तैयार कर लिया, खेत तैयार करके हमने इसके पाड़े काट दिए एक तरह से, पाड़े तैयार करके फिर इसमें खाद डालना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि जितनी भी आपकी जो पनीरी है मजबूत होगी, स्टाउट होगी, उतनी ज़्यादा मतलब वो तापमान भी सहन करेगी, उसका जो है पौधा भी ज़्यादा बनेगा, पैदावार भी ज़्यादा है। और तो इसलिए कई किसान है ना, ये मतलब जो है कई बार देखा होगा आपने, बिल्कुल भी वो नहीं डालते खाद, तो खाद डालना जरूरी है। उल्टा यूँ करेंगे डॉक्टर साहब के भी पौध बोधी जब लगाने का टाइम आया या लेबर मिल गई, तो कोई पौधी भी तो छोटी है, कोई फिर डालते हैं, खाद मार देंगे इसमें। तो मैं बता दूं वीरेंद्र भाई आपको, यदि मान लिया आपने 1 एकड़ की पौध तैयार करनी है, ठीक है जी, 1 एकड़ की, सबसे पहले जैसे आपने बहुत अच्छी बात करी शुरू में ही कि बरसीम के खेत में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वहाँ पर जो है नाइट्रोजन इकट्ठी होती है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया इकट्ठे करते हैं। तो यदि ना बरसीम के खेत में लगा रहे हो तो जो गोबर की गली सड़ी खाद है ना, वो हमने 15-20 दिन पहले मिला देनी चाहिए। और 1 एकड़ में यदि आप पनीरी तैयार कर रहे हो, उसके लिए 10 किलो शुद्ध नाइट्रोजन, जो 22.5 किलो यूरिया से मिलेगी आपको, 10 किलो फास्फोरस जो 60 किलो एसएसपी से मिलेगी आपको, सिंगल सुपर फास्फेट, और जो है 10 किलो जिंक। 10 किलो जिंक, हाँ, ये मतलब पूरी की पूरी डोज है। आपने अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि 10 किलो जिंक भी जो है पौध में डालना है, क्योंकि उससे पौध आपकी बिल्कुल जो है मजबूत होगी, स्वस्थ होगी, जड़ें उसकी बहुत ज्यादा होंगी। नहीं, किसान भाई क्या करें, जब कद्दू का खेत तैयार कर रहे हैं रोपाई के बाद तो दे दें उसमें नीचे, पर पौध में डालते नहीं, तो ये बहुत जरूरी है। और फिर 15 दिन बाद फिर जो है 10 किलो शुद्ध नाइट्रोजन मतलब 22.5 किलो फिर आपने पर एकड़ जो है डाल देनी है, ये जरूरी है। और जिस टाइम आपने जो बीज बीजना है वीरेंद्र भाई, मोटी मोटी बात ये ध्यान है कि यदि हम 1 एकड़ में बिजाई कर रहे हैं तो करीबन हमारे को जो है 160 किलो से लेके 200 किलो तक बीज की जरूरत पड़ती है। 1 एकड़ में यदि मैं बात कर रहा हूँ आपको, 160 किलो से लेके 200 किलो तक बीज डलता है। कहने का मतलब ये है 1 स्क्वायर मीटर यदि आपका एरिया है तो उसमें करीबन 40 से 50 ग्राम बीज आपका डलना चाहिए। हाँ, मतलब जो है 1 स्क्वायर मीटर, तभी संख्या पूरी तभी पूरी ज़्यादा होगी, उसमें पौधे रोपाई करेंगे आपके, तो ये जरूरी है। और शुरू में हमने क्या करना है, जिस टाइम भी बिजाई करनी है हमें शाम के टाइम बिजाई करनी है। अच्छा, ये ध्यान के रखना है। और दूसरा हमने क्या करना है, जिस टाइम बिजाई कर रहे हैं हम, मतलब जो है कद्दू करके 4-5 घंटे खेत को खाली भी छोड़ना है, जिससे उसकी गदल सारी की सारी बैठ जाए। कई बार यदि मान ले गदल नहीं बिठाई आपने तो बीज बहुत गहरा चल जाता है, कई बार जमता नहीं है, नीचे आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। मतलब डॉक्टर साहब कई किसान भाई जो है सुबह ठंडे ठंडे में पौध बोते हैं, वो भी सही है ना? वो ठीक नहीं है, क्योंकि चल सके बाद में फिर पानी खड़ा रहेगा उसमें, पानी गर्म हो जाएगा और जितने आपके गुंडे हैं निकले वो जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आपने पानी की बात करी कि किसान भाई जो है पानी कितने दिन तक उतारे हैं और किस समय उतारे? हाँ, देखो, और किस समय नया पानी डालें, ताजा पानी? बिल्कुल ये है कि शुरू में तो 2-3 दिन है जब तक मतलब गुंडे बाहर नहीं आवे जी, तो कम से कम हमारा 1 से 2 सेंटीमीटर पानी रहना चाहिए, हल्का रहना चाहिए। और ये पानी आपने शाम को देना है, हमेशा शाम को देना है, कभी भी दिन में पानी नहीं देना, बल्कि दिन में खड़ा उसको आपने पानी उतार देना है। अच्छा, आमतौर पे देखा गया किसान भाई दिन में तो पानी रखें उसमें, और शाम को पानी उतारें। नहीं, ये गलत है। इस पे थोड़ा सा यदि हम लॉजिक देखें जी, आजकल कितनी गर्मी पड़ रही है, 40 से 41 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा है, और ऊपर से पानी मतलब जो गर्म हो रहा है, गर्म होने से जितने आपके जो है गुंडे हैं उसको जला देंगे। तो इसलिए, और यदि पानी नहीं होगा तो धूप का असर नहीं पड़ने का खेत में। हाँ, नहीं, बिल्कुल, वो आपके वहाँ नमी है ना खेत में, सारी की सारी है, पूरी की पूरी है, पर गर्म पानी उसको बूंद देगा। एक तो ये करना है। दूसरा फिर हमने जो है 3 दिन तक जी, मतलब जो है कई बार खरपतवार भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें या तो सोफिट आती है एक जो है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, और जो सोफिट आती है विधि के जरिए, या तो 600 ग्राम वो डाल दो आप, है जी। और या फिर जो ब्यूटाक्लोर आती है 1200 ml, वो दोनों में से एक डाल दो। काफी परिचित हैं दोनों से, ब्यूटाक्लोर मचेटी कई नामों से आती है, और एक आपकी ये सोफिट है जो प्रैक्टिकलोर के नाम से आती है। दोनों वो
जो है रेत लेके 50-60 किलो उसमें मिला के और जो है छिट्टा दे दो आप। ब्यूटाक्लोर का आप स्प्रे करते हो, ये 1200 ml जो 1 लीटर में जरूरत तो पड़ेगी। ये बिजाई के तुरंत साथ 2-3 दिन तक डालते हैं, क्योंकि 2-3 दिन में खरपतवार उगते हैं। ये उगते हुए खरपतवारों को खत्म करता है शुरू में। हाँ, फिर 15 दिन जिस टाइम हो जाए आपके नर्सरी में, फिर कई बार चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उग जाते हैं, तो उसके लिए जो नॉमनी गोल्ड है वो सिर्फ 100 ml की जरूरत पड़ेगी चौड़ी पत्ती 1 एकड़ में। नॉमनी गोल्ड आती है हमारे यहाँ। और ये मोथा वगैरह डीला वगैरह हाँ, ये सब उसी को कवर कंडी कर लेगी। हाँ, तो नॉमनी गोल्ड है। नॉमनी गोल्ड में एक सावधानी हमने बरतनी है, जिस टाइम भी हम खेत में इसको डालेंगे पानी हमने निकाल देना। अच्छा, हाँ, तो तभी ये जो है काम करती है। और 25-30 दिन में जो है आपकी जो है पनीरी जो है तैयार हो जाएगी। बस इस तरह से ये सावधानी बरतनी है। कई बार ये देखा गया है वीरेंद्र भाई कि भाई लौह तत्व की कमी आ जाती है, एक बार पौध में कमी आ जाती है। उससे क्या होगा, पहले आपकी जो पत्तियां पीली हो जाएंगी, फिर वो सफ़ेद हो जाएंगी, फिर वो खत्म हो जाएगी। हाँ डॉक्टर साहब, ये आपने अच्छा जिक्र कराया। हाँ, क्योंकि कई बार किसान भाई ने सोचा भाई लू चल रही है, तेज हो रहा है, ऊपरले पत्ते तेज लू में हो गए, और ये बाकी जबकि सही उसमें क्या है मात्रा में लौह तत्व। और देखो दूसरी बात ये है, ज़्यादातर किसान आपने देखा होगा खाद डालते ही नहीं जी। जिस टाइम भी पनीरी बेचते हैं तो लू चलती है एक तरह से। ना जमीन में दाम है आजकल, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम रह गया हमारे जमीनों में। अब हम देख रहे हैं, जिस टाइम हम आते हैं बाहर कहीं जाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं ना, चारों तरफ आग लगा रखी है। मतलब बड़ा दुख होता है एक तरह से। बुश उठाने के बाद भाई वो फाने रह गए हैं यार, वो तो सोना है एक तरह से, ऑर्गेनिक मैटर है, काला सोना है एक तरह से। और सिर्फ उसका मकसद क्या है, सिर्फ एक कि साफ सुथरा खेत दिखाई तो जाए। तो मेरी तो कद्दू करेंगे तो मुखों में जाकर मेरा तो आप लोगों के प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों से निवेदन है, भाई ये आग लगाने का काम जो है बिल्कुल छोड़ दें, वैसे भी नुकसान क्योंकि उसका नुकसान ही है, पर्यावरण नुकसान है, जो मित्र कीट लाखों जो है आप पाप कर रहे हो एक तरह से। और जो मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर जो खत्म हो रहा है आपकी जमीन में, यदि वो उसके अंदर पड़े होगा, उसके लिए एक मैं करूँगा वीरेंद्र भाई, ये कहूँगा कि यदि आप 20-25 किलो यूरिया, जैसे पानी तो दे ही रहे हैं आजकल, 20-25 किलो यूरिया डाल दें, और बाद में फिर 20-25 किलो यूरिया जब भी आप खेत में खाद दे रहे हो कम कर दें। तो वो जो आपने यूरिया डाले है ना, वो आपके जो फाने हैं ना उनको गलाने सड़ाने में हेल्प करेगा, और आपकी जो जमीन की जो है मतलब कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। आपने जो विधि बताई कि यूरिया डाल दें फानों पे, उसको कम कराएगा, गला देगा। हाँ बिल्कुल, उसको गला देगा। यूरिया का घोल बना के ना वैसे ही छिंटा दे दो आजकल तो, वैसे ही शाम के टाइम जैसे आप छिंटा दोगे ना तो ऑटोमेटिकली पानी वो 20-25 अभी तो टाइम है देखो, और आजकल बतर भी जल्दी आ जाता है, उसको जुताई करके खेतों अपने मिल जाएगा। उसमें आपके जितने भी वो फाने हैं ना, उनमें आग लगाने की जरूरत ही नहीं। वो आपकी जो है आपकी जो जमीन की जो है जो कार्बन है उसको बढ़ाएं। क्योंकि मैं बता दूं आपको, और इसमें जो डॉक्टर साहब इसी दौरान जब आप कह रहे हैं यूरिया का छिड़काव कराएं, पानी दे रखे, हाँ, जो इसमें ढैंचा बोते साथ के साथ, वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है, वो भी साथ में। अब आपके पास 2 महीने के करीब है। हाँ, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी मतलब जो दाल की किस्में हैं, यदि मूंग की बात करें हम जो है जी 1421 है, 668 है K851 है, बहुत सारी किस्में आई हुई हैं, SML 660। तो ये जो किस्में सिर्फ 60 से 65 दिन लेती हैं, जल्दी हो जाए वीरेंद्र भाई। ढैंचा सिर्फ आपको जो है मतलब जो है 12-13 किलो डालना है 1 एकड़ में, और ये 10 किलो का बीज डालना है। इसमें आपकी जमीन की जो है उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी, आपको दाल भी खाने को मिल जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, तो ले ही सकें दाल की, क्योंकि मैं बता दूं वीरेंद्र भाई, हमारे पास 78.8% जो नाइट्रोजन है फ्री है वायुमंडल में, जो कुदरती तौर पर अवेलेबल है। क्योंकि जो ये आप यूरिया भी बना रहे हो ना, ये किसी केमिकल से नहीं बनाते, ये कंडेंस करते हैं जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है। तो और मैं बता दूं आपको, जो एक पौधा है ना, मान ले एक मसूरी का पौधा है, या एक चने का पौधा है आपका, या एक दाल का पौधा है, मान ले मूंग का है, वो 195 मिलीग्राम नाइट्रोजन फिक्स करता है एक पौधा, हवा से। हाँ, हवा से। अब अंदाजा लगा लो आप, आपके खेत में कितने पौधे हैं, वो कितनी नाइट्रोजन आपको दे रहे हैं, तो आपके जीवाणु की संख्या बढ़ेगी। तो ये यदि किसान कर लें तो वो तो आपने बहुत ही पते की बात बताई है। ये तो समझदार किसानों की एक तरह से जो है, जो खाली टाइम है बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको बता दूं 1966 में हमारी जो खेत थे ना हरियाणा के, यहाँ की जो जैविक कार्बन 1.5 से 2% थी वीरेंद्र भाई, जो आजकल 0.1 से 0.3% आ गया है। इतना फर्क, क्योंकि हम लगातार हम जो है गहन खेती कर रहे हैं। आज पहले तो जैसे 2 ही फसलें लेते थे हम, मान लो रबी खरीफ लेते रहे, तो 4-4 5-5 फसलें ले रहे हैं।
अब यदि ज्वार लगा दी जहाँ आपने, जहाँ सूरजमुखी लगा दिया आपने, जहाँ 3-3 4-4 किस्में लगा रहे हो आप, ज्वार भी ऐसी आ गई जो कि कई लौ दे रही है, मल्टीकट दे रही है, तो वो तो जमीन में बहुत एग्जॉस्टिव क्रॉप में छोड़ती नहीं कुछ भी एक तरह से। तो ये प्रयास हमारे जो है, या जो ये तकनीक है वीरेंद्र भाई, हमारे किसानों को अपनानी पड़ेगी। अब जल्दी जल्दी हम बात कर लें, बहुत सारी किस्में हैं। जैसे हम बात करें, यदि हम बात करें इनकी, हमारी जो मोटे धान की किस्में हैं, पीआर ग्रुप है जैसे बहुत हावी है हमारे यहाँ, काफी अब आप देख रहे हैं ना पीआर में 111, 112, 113 है जी, 121, 122, तो 126, 131, 127, 131 तक आ रही हैं। ये जो किस्में हैं 93 से 117 दिन लेती हैं। अच्छा जी, है जी, और ये बड़ा अच्छा मतलब झाड़ देती है, इनकी हाइट भी कम रहती है, गिरती तो गिरती भी नहीं है एक तरह से। ये तो लगा हाँ, ये लगा सकते हैं एक तरह से, चल रहा है इसका। बिल्कुल समय चल रहा है। हाइब्रिड है बहुत सारे किस्मों के, जैसे बहुत जो प्राइवेट भी हैं, बहुत हाइब्रिड, जैसे जो शॉर्ट ड्यूरेशन के भी हैं, लंबे भी हैं, अपने अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और किसान भाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं एक तरह से, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे। तो हमारे जो ये किस्में पीआर की लगा सकते हैं। बासमती में हमारी बहुत सारी किस्में आ गई हैं, जैसे जो पहले पीआर लगा रहे हैं, जैसे 1509 आ रही है हमारी, हैं जी, इसमें सुधरा रूप आ रहा है हमारा, जैसे 2-3 किस्में आई हैं, 1885 आई है, 1886 आई है, हैं जी, 1887 आई है। तो ये 2-3 किस्में आई हैं। ये जो भी हमारे यहाँ रोग थे, जैसे यदि हम बात कर लें इसकी एक तरह से बीमारियों की बात कर लें, ब्लास्ट था हमारे यहाँ, हैं जी, ब्राउन स्पॉट था, आपका बकाने बीमारी थी, तो इनके लिए मतलब जो है बहुत सारे जो है वो एक तरह से मतलब जो है मतलब किस्में निकाली हैं हमारी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। इनके जो पिछले सालों में जो रिजल्ट आए बहुत अच्छे आए हैं। इनमें जो ब्लास्ट जो बीमारी है, और अब तो जैसे आपने 10-15 दिन पहले आपने पढ़ा भी होगा, हमारा जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है, इन्होंने बकाने बीमारी में एक समस्या थी, झंडे निकलने वाले, झंडे निकल जाते, जैसे जो 1509 में समस्या थी, बासमती में समस्या थी, तो बाद में कई बार सफेद बाला भी निकल जाते। हाँ, तो उन्होंने वो किया है कि भाई एक ट्राइकोडर्मा निकाला है वीरेंद्र भाई। अब बावस्टीन पे जैसे बैन लगने वाला है, तो वो कह रही हैं कि भाई ये जो ट्राइकोडर्मा है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। हाँ, मतलब जो जितने भी हमारे बकानी का जिक्र करे डॉक्टर साहब, ये पौध जनित रोग है, ये क्या ये कहते हैं उखाड़ने के दौरान? नहीं, ये जो यदि हम बात करें वीरेंद्र भाई, ये भूमि जनित भी है और बीज जनित भी है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि यदि आपने कंप्लीट कंट्रोल करना है बकाने का, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जो बीज को उपचार करना है, ठीक है। दूसरा फिर क्या करना आपने, यानी बकानी को रोकने का अब समय चल रहा है, हाँ, बीज उपचार करना है उसको। दूसरा फिर आपने क्या करना है, जब मतलब जो 15 दिन की हो जाए वो, तब आपने उसके अंदर जो है बावस्टीन डालनी है या ट्राइकोडर्मा डालना है। और एक ध्यान इसमें ये है वीरेंद्र भाई कि कभी भी पनीरी को सूखे में नहीं उखाड़ना है, पानी में उखाड़ना है एक तरह से। यदि आप बात ध्यान देंगे तो डेफिनेटली अगर आगे आगे जैसे ट्राइकोडर्मा यदि आ गया तो बावस्टीन बैन हो रही है, तो हो सकता है किसानों को और भी ज़्यादा लाभ होगा। तो ये मोटी मोटी बातें यदि हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर से बहुत अच्छी पौध जो है प्राप्त करके जो है अच्छी पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी धान की उन्नत किस्मों और नर्सरी के बिजाई में सावधानियों पर, किस तरह से किसान भाई किन बातों का ध्यान रखते हुए आजकल के दिनों में जब नर्सरी बिजाई का समय चल रहा है, तो किसान भाई जाहिर है इन सब बातचीत से फ़ायदा उठाएंगे और एक अच्छी पौध, स्वस्थ पौध ले सकेंगे। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें विषय था धान की उन्नत किस्में और नर्सरी की बिजाई में सावधानियाँ। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी और वीरेंद्र की राम राम।